Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about process of films certification in India. इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें भी जो सब टॉपिक है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ उससे रिलेट करके हम देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म सर्टिफिकेशन का काम भारत में करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन विच इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं अबाउट दिस बॉडी CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब दिस बॉडी हैज़ बिन क्रिएटेड एज पर अ लॉ। इस बॉडी को बनाया गया है एज पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। ओवरऑल ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका मेन काम है भारत के अंदर जो भी फिल्में बनती हैं उनको सर्टिफाई करना अलग अलग कैटेगरी में। उस सर्टिफिकेशन के बाद ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट लेने के बाद ही फिल्में भारत में रिलीज हो सकती हैं फॉर पब्लिक व्यूइंग। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं। उसके अलावा देयर आर 25 बोर्ड मेंबर्स, 60 एडवाइजरी पैनल मेंबर्स। चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है फॉर 3 years, वाइल बोर्ड मेंबर्स एंड एडवाइजरी पैनल्स आर अपॉइंटेड फॉर 2 years. All the appointments are done by the central government इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके अलग अलग जगहों पर रीजनल ऑफिसेज भी हैं। एक बस आपको याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि इसका गुवाहाटी में भी एक रीजनल ऑफिस है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम मैंने आपको बताया, मुख्य काम होता है फिल्मों को सर्टिफाई करना अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद ही फिल्में रिलीज हो सकती हैं। तो 4 मुख्य तरीके के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। एक होता है यू कैटेगरी। यू का मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, यानी कि कोई भी देख सकता है बिना किसी लिमिटेशन के। जैसे फिल्म आई भाग मिल्खा भाग, तो उसको यहाँ पे मिला यू कैटेगरी। एग्जाम्पल के लिए मैंने बस बताया है। तो आप कभी भी आप कोई फिल्म देखोगे तो उसमें आप देखना, स्टार्ट जब फिल्म होती है तो उसमें एक ऐसा पिक्चर भी दिखाया जाता है, दैट इज़ फिल्म सर्टिफिकेशन पिक्चर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेट देती है वो होता है, उसमें बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा रहता है कि इस फिल्म को किस तरीके का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यू मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, कोई भी देख सकता है। UA मतलब इस फिल्म को बच्चे भी देख सकते हैं, एडल्ट्स भी देख सकते हैं, बट चिल्ड्रेन आर टू वॉच। बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं, दे हैव टू वॉच दिस मूवी ओनली अंडर पेरेंटल गाइडेंस। पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। फिर होता है एडल्ट कैटेगरी, जिसको सिर्फ एडल्ट्स देख सकते हैं। एंड देन एक सर्टिफिकेट होता है S कैटेगरी, विच इज़ क्रिएटेड फॉर स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। वो सबके लिए नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होता है। ये रेयरली आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये 2 कैटेगरी जनरली आप फिल्म में देखने जाते हैं तो आपको या तो U देखने को मिलेगा, नहीं तो UA देखने को मिलेगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और क्या करता है, देखिए। सर्टिफिकेट लाइक UA या S सर्टिफिकेट देने से पहले ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, इसके मेंबर्स, CBFC के मेंबर्स फिल्म को देखते हैं, और उसके बाद अगर उनको कोई भी उस फिल्म के अंदर सीन, डायलॉग या विजुअल उनको ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो दे कैन सजेस्ट रिमूवल ऑफ दैट सीन। उसके अलावा कोई डायलॉग उनको ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो उसको म्यूट करने का, या फिर किसी ऑफेंसिव विजुअल्स को ब्लर करने के लिए वो सजेस्ट कर सकते हैं टू द फिल्म मेकर्स। जब फिल्म मेकर्स ये सजेशंस मानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का, तभी जा करके वो फिल्म रिलीज हो सकती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मूवीज़ देखेंगे,
कुछ कुछ सीन्स को रिमूव करवा सकते हैं, कुछ सीन्स को म्यूट करा सकते हैं, ब्लर करा सकते हैं। ये सब पावर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को वो मिला है एज पर दिस एक्ट ओनली, जिसके अंतर्गत ये बना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। उसके अंतर्गत सेक्शन 5B सब क्लॉज 1 कहता है कि द बोर्ड विल हैव पावर टू मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ द सीन इफ द सीन ऑफेंड्स पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इफ इट में हर्ट रिलीजियस सेंटीमेंट या अंडरमाइन नेशनल सिक्योरिटी या हार्मनी। तो इन मामलों में बोर्ड के पास पावर है, ये स्टैट्यूटरी पावर है कि फिल्म के कुछ सीन्स को हटवा दे, म्यूट करा दे, ब्लर करा दे। और जब फिल्म मेकर्स एग्री करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के इस सजेशन के हिसाब से एक्ट करने के लिए कि ठीक है सर हम ये पार्ट हटा देंगे, ब्लर कर देंगे, म्यूट कर देंगे, तभी जाकर के फिल्म को फिर सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट आपको जैसा मैंने बताया 4 तरीके के मिल सकते हैं और उसके बाद ही फिल्म रिलीज हो सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया रिगार्डिंग फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया एंड द बॉडी बिहाइंड दिस प्रोसेस। जो न्यूज़ है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इससे रिलेटेड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हैज़ आस्क्ड मेकर्स ऑफ मलयालम फिल्म हाल टू रिमूव सेवरल सीन्स फ्रॉम इट। एक मलयालम फिल्म बनी, उसमें कई सारे ऑब्जेक्शनेबल सीन्स लगे CBFC को, उन्होंने कई सारे सीन्स को हटाने की बात की। जैसे कि एक सीन में दिखाया गया है सम कैरेक्टर्स ईटिंग बीफ बिरयानी, तो उसको रिमूव करने के लिए कहा गया बिकॉज इट में हर्ट रिलीजियस सेंटीमेंट। न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट येट। आई होप आपको प्रोसेस पूरा समझ आया जिसके ऊपर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ओवरऑल मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स इशूड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फौना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो इंटरनेशनल बॉडी है इसके बारे में समझते हैं। आपने इसका नाम कई दफ़ा सुना होगा, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस देखते हैं, देन विल कम टू द करंट न्यूज़। देखिए IUCN एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसको 1948 में बनाया गया था। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, उसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन IUCN को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू IUCN। IUCN का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है टू प्रिपेयर IUCN रेड लिस्ट, जिसको हम लोग कभी कभार IUCN रेड डेटा बुक भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज को IUCN ने वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है या इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। तो वो जो कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट फ्लोराज एंड फौनाज हैं दैट इज डन बाय IUCN इन इट्स रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक, बोथ आर वन और द सेम। इसमें IUCN क्या करता है, इट कैटेगराइजेस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन 9 डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। उनके ऊपर कितना खतरा है, किस रेट से उनकी संख्या घट रही है, उसके बेसिस स्पेसीज को, फ्लोरास एंड फौनास के स्पेसीज को 9 अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। 9 अलग अलग कैटेगरीज हैं, नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न। तो नॉट इवैल्यूएटेड मतलब उस स्पेसीज की काउंटिंग हुई ही नहीं, डेटा डेफिशिएंट मतलब काउंटिंग हुई है बट डेटा सफिशिएंट तरीके से नहीं है उस स्पेसीज के ऊपर कोई भी कैटेगराइजेशन करने का। लीस्ट कंसर्न मतलब उसकी संख्या ठीक ठाक सी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नियर थ्रेटेंड नेक्स्ट कैटेगरी है, यानी कि उसकी संख्या घट रही है, उसके कंजर्वेशन को लेकर के कुछ एफर्ट्स लिए जाने शुरू करने चाहिए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आर वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये 3 महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में अगर कोई स्पीसीज को रखा गया मतलब उस स्पीसीज के कंजर्वेशन को लेकर के प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स जिन देशों में ये स्पीसीज मिलते हैं। तो इनमें भी जो स्पीसीज की संख्या कम हो रही है लेकिन इतनी भी थ्रेटनिंग लेवल पे नहीं पहुंची, उसको वल्नरेबल में रखा जाता है, उससे ज़्यादा फिर इंडेंजर्ड। जब कोई स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत कम होने लगे तो फिर इसको रखा जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। ये 3 मुख्य कैटेगरीज हैं, उसमें 5 क्राइटेरिया देखा जाता है, तो उसी के बेसिस पे स्पीसीज को इन 3 कैटेगरीज में रखा जाता है, या तो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड। 5 क्राइटेरियाज हैं। पॉपुलेशन रिडक्शन, किस रफ्तार से उनकी संख्या घट रही है।
रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल रेंज, अगर एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में स्पीसीज पाए जाते हैं तो उनकी सर्वाइवल पे खतरा है, क्योंकि वहाँ पे कोई बीमारी फैली तो सब के सब स्पीसीज उस पर्टिकुलर तरीके के मारे जाएंगे। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल रेंज रहता है तो फिर खतरा ज़्यादा माना जाता है, उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जा सकता है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड डिक्लाइन, अगर पॉपुलेशन साइज पहले से छोटा और फास्ट तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। वेरी स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, बहुत ही स्मॉल एरिया में रहते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, कि उनके ख़त्म हो जाने के क्या चांसेस हैं, किस रेट से उनकी पॉपुलेशन गिर रही है, किस किस तरीके की बीमारियां आ रही हैं, क्या उनके लिए हैबिटेशन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, उनकी जो जेनेटिक कंपोजिशन है क्या वो फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। इसके बेसिस पे एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस की जाती है। इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे स्पीसीज को इन 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा खतरा हो तो फिर उसको रखा जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके अलावा 2 कैटेगरी और हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ऐसे स्पीसीज जो वाइल्ड में बचे ही नहीं हैं, एक आधा जगह कहीं जू वगैरह में बचे हैं, एंड दोज स्पीसीज दैट हैव बीन कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट, जैसे कि डायनासोर्स एंड ऑल। तो इस तरीके से 9 कैटेगरीज में IUCN स्पीसीज को रखता है। IUCN इस रेड डेटा बुक को प्रिपेयर करने के अलावा दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी चलाता है। IUCN को फंडिंग आती है टू फंक्शन, मेनली द फंड कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स या मल्टीलैटरल एजेंसीज लाइक UNEP एंड ऑल। IUCN अपार्ट फ्रॉम रेड डेटा बुक ऑल्सो प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, बाकी प्रीलिम्स से पहले तो मैं रटाऊंगा ही। उस रिपोर्ट का नाम है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। सो दिस इज अबाउट IUCN। नाउ वी विल कम टू द करंट न्यूज़। न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत के अंदर जो इम्पॉर्टेंट फ्लोराज एंड फौनाज हैं, लगभग 11,000 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, उनका भी हम लोग असेसमेंट करेंगे, जस्ट लाइक IUCN डज असेसमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें भारत की स्पीसीज का भी होता है। हम लोग भारत स्पेसिफिक एक रेड डेटा बुक निकालेंगे जिसमें भारत के जो फ्लोराज फौनाज हैं उनका रिस्क एनालिसिस करके उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। तो मतलब इंडिया इज गोइंग टू प्रिपेयर इट्स ओन रेड डेटा बुक, नेशनल रेड डेटा बुक, दैट विल बी पब्लिश्ड बाय 2030। इसमें IUCN के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे। जो क्राइटेरिया IUCN ने रखे हैं अलग अलग कैटेगरीज में स्पीसीज को कैटेगराइज करने के लिए, वही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा और भारत का अपना रेड लिस्ट प्रिपेयर होगा। इससे पता चलेगा कि भारत के अंदर जो फ्लोरा फौनाज हैं उनकी रिस्क रिगार्डिंग सर्वाइवल कितनी है। अभी जो रेड डेटा बुक प्रिपेयर किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, इसको प्रिपेयर करने के पीछे मुख्य मकसद है टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अब ये क्या मामला है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये समझते हैं। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, सरल शब्दों में कहें तो एक इंटरनेशनल लॉ है जिसका भारत भी मेंबर है, और उस लॉ के अंदर जो भारत के कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए फिर भारत सरकार ये अपना खुद का नेशनल रेड डेटा बुक लॉन्च कर रही है। तो समझते हैं अबाउट दिस इंटरनेशनल लॉ CBD एंड दिस फ्रेमवर्क एसोसिएटेड विथ CBD। पहले भी आप इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ ही चुके होंगे, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है। एक बार यहाँ क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मैंने इस टाइम स्केल में दिखाया है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव हैपेंड विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। वर्ल्ड लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है या वन ऑफ द अर्लीस्ट है वो है 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। या आप कह सकते हैं दुनिया का पहला मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम। इसको कलेक्टिवली कहा जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। यहीं पे UNEP बना था। उसके अलावा 1988 में बनाया गया इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। IPCC एक बॉडी है ऑफ एक्सपर्ट्स जो रिपोर्ट बनाती है विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे फिर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्या क्या मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन एक्शंस लेने हैं वो वर्ल्ड कंट्रीज फैसला करते हैं। 1972, 1988 वैसे ही जो सबसे महत्वपूर्ण
इवेंट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एज वेल एज क्लाइमेट चेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो हुआ 1992 में, 1992 में, 1992 में रियो अर्थ समिट बुलाई गई इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. This is most important as far as the global conferences are concerned regarding environmental conservation and climate change. इस रियो अर्थ समिट में कई सारे मोन्यूमेंटल फैसले लिए गए. आपको याद रखना है यहाँ पे इस रियो अर्थ समिट में 3 ग्लोबल एग्रीमेंट्स फाइनलाइज किए गए अमंग्स द वर्ल्ड कंट्रीज हु आर बेसिकली मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. वो 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं. यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, दो द कन्वेंशन इटसेल्फ या द लॉ इटसेल्फ इज नॉट लीगली बाइंडिंग, बट उस लॉ के अंतर्गत जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल एंड ऑल, दे वेयर बाइंडिंग. तो UNFCC वाज फाइनलाइज्ड इन 1992. इसी के अंतर्गत पेरिस क्लाइमेट डील, भारत का INDC जिसको पंचामृत स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो सब फाइनलाइज हुआ था. तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट डील्स विद द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज. दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, UNCBD. और तीसरा UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. तो दुनिया भर में डेजर्ट्स की एरियाज बढ़ रही हैं, डेजर्ट्स आर एक्सपैंडिंग. अगर आप डेजर्ट्स को छोड़ दोगे ना तो धीरे धीरे दे कीप ऑन एक्सपैंडिंग, और जो फर्टाइल एरिया है उसको भी वो डेजर्ट कर सकते हैं, डेजर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो डेजर्ट्स के एक्सपेंशन को रोकने के लिए ये इंटरनेशनल कन्वेंशन लाया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि इट इज फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी. ठीक है, तो अब हमने समझ लिया ये पहला UNCCD इज द फर्स्ट इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी. उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अडॉप्ट किए गए थे. फर्स्ट होगा, ओनली नहीं कह सकते इसको, ओनली वर्ड में यहां से हटा दूंगा. द फर्स्ट इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी. 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी फाइनलाइज किए गए थे रियो अर्थ समिट में. एजेंडा 21. एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट जो है इट बेसिकली डील्स विद द आइडिया कि इन 21st सेंचुरी हाउ वर्ल्ड कंट्रीज शुड फोकस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. इस डॉक्यूमेंट के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया गया. रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन जनरल, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच रिगार्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सारी बातें रियो डिक्लेरेशन में की गई हैं. तो पॉइंट ये है कि रियो अर्थ समिट में 3 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुए और 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज हुए. अब इन 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है. एक बार फिर से जरा देख लीजिए. UNCCD कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन के प्रॉब्लम से डील करने के लिए इट कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो दिस वर्ड ओनली इज करेक्ट हियर. गेट बैक टू डिस्कशन. तो पॉइंट ये है कि 1992 में 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए, उसमें से है UNCBD. अब ये जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है ना, इनके अंतर्गत जो भी मेंबर कंट्री जिसके सिग्नेटरीज हैं वो आपस में कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद मिलते हैं और फिर इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं इन दिस डायरेक्शन, जिसके लिए भी इंटरनेशनल कन्वेंशन बना है. जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मिलते हैं साल में एक बार, नवंबर-दिसंबर के महीने में, जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. तो UNFCCC की इस साल 2025 में 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है. वैसे ही जो UNCBD के सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के सिग्नेटरी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, वो 2 साल में एक बार मिलते हैं. उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ CBD. तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अंडर CBD कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैपन्स बाई एनियली, 2 साल में एक बार. तो UNFCCC हर साल इनके मेंबर कंट्रीज आपस में मिलते हैं, इसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. UNCBD हर 2 साल पे इनके मेंबर कंट्रीज जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो मिलते हैं, नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. अब ऐसी ही है कि UNCBD के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 बुलाई गई. पहले कुनमिंग चाइना में
पार्टली इट वाज कंडक्टेड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 इज कलेक्टिवली नोन एज कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इट स्टार्टेड इन 2021 एंड एंडेड इन 2022। इसी कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दैट वाज नंबर 15, वहां पे एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हैज 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स। पहला टारगेट का नाम है 30/30 टारगेट, which aims at protecting 30% of world's island and ocean areas by 2030। तो ये जो 30/30 टारगेट है ना, अंडर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, which was finalized in Conference of Party number 15 of this UNCBD, इसका भारत भी मेंबर है और उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत सरकार लेकर के अब आ रही है नेशनल रेड डेटा बुक। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नेशनल रेड डेटा बुक है IUCN के लाइन पे ही भारत के अंदर भारत स्पेसिफिक फ्लोराज एंड फौनाज के लिए लॉन्च हो रहा है। एंड दिस नेशनल रेड डेटा बुक विल फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क was finalized in 2021-22 during Conference of Party number 15 of Convention on Biological Diversity। तो मैंने आपको पहले कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में समझाया। 1992 में रियो अर्थ समिट में फाइनलाइज हुआ था, विच इज़ मॉन्यूमेंटल कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। और CBD के अंदर फिर मैंने आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 में बताया, जहाँ पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ। उसके 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स में से मैंने पहला बताया 30/30 टारगेट, विच एम्स एट प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030। दूसरा है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैव बीन डन अंडर दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत डेवलप्ड कंट्रीज विल गिव या प्लेज $200 बिलियन पर ईयर टू द developing countries for biodiversity conservation by 2030। And third important target is that world countries will reduce usage of pesticides by 50% by 2030। ओवरऑल आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये भी याद रखना है, बाकी प्रीलिम्स से पहले तो मैं रटाऊंगा ही कि दिस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इज ओवरऑल नॉट लीगली बाइंडिंग। वर्ल्ड कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू इट, दे हैव टू फुलफिल द कमिटमेंट्स बट नॉट इन लीगली बाइंडिंग मैनर। भारत सरकार इसी डायरेक्शन में अपने कमिटमेंट्स को दिखाने के लिए कि हम कमिटेड हैं फॉर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये नेशनल रेड डेटा बुक लेकर के आ रही है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1992 का जो रियो अर्थ समिट है, इट वाज ए वाटर शेड मोमेंट इन ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो आपको थोड़ा सा रियो अर्थ समिट के बारे में बताना होगा। फिर दूसरा पार्ट है क्रिटिकली एग्जामिन सिग्निफिकेंस ऑफ द समिट इन शेपिंग इंडियाज अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो भारत में क्या क्या फिर एक्शंस लिए गए हैं इस रियो अर्थ समिट के बाद, वो भी आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। 10 मार्कर का है तो 150 वर्ड्स के अंदर ही आपको रैप अप करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्लास ऑन असम मेघालय बॉर्डर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, मेघालय एज ए स्टेट, सेपरेट स्टेट, was carved out of Assam in 1972 अंडर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। तो भारत सरकार का कानून नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, उसके अंतर्गत मेघालय बनाया गया। मेघालय वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ असम इटसेल्फ, लेकिन जो बाउंड्री डिमार्केट की गई असम और मेघालय के बीच में, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मेघालय। क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? देखिए, असम और मेघालय के बीच की जो बाउंड्री है वो लगभग 885 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन बाउंड्रीज में कुछ कुछ एरियाज में कुछ जगहों पे थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि मेघालय का कहना है, मेघालय सरकार या मेघालय के लोगों का कहना है कि ये जो बाउंड्री डिमार्केट की गई उसमें मेघालय के ट्राइबल लीडर्स, खासी जयंतिया ट्राइब के लीडर्स का ओपिनियन नहीं लिया गया। द बाउंड्री वॉज डिमार्केटेड विदाउट कंसल्टिंग द ट्राइबल लीडर्स, स्पेशली खासी एंड जयंतिया ट्राइबल लीडर्स।
मेघालय सरकार का कहना है कि कई सारे ऐसे एरियाज हैं दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली इनहैबिटेड बाय खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स दैट हैज़ बीन गिवन टू असम एज अ पार्ट ऑफ दिस बाउंड्री डिमार्केशन, इसीलिए वो इस बाउंड्री को नहीं मानते हैं। जबकि असम सरकार का कहना है कि बाउंड्री तो फाइनलाइज हुई है एज पर दिस नॉर्थ ईस्टर्न रिऑर्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, सो इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली फाइनल एंड लीगली बाइंडिंग। भाई कानून के हिसाब से हुआ है तो इसमें अब क्या डिस्प्यूट होना चाहिए। लेकिन मेघालय सरकार या मेघालय के लोगों का कहना है कि नो, मेनी ऑफ दीज एरियाज विच वर ट्रेडिशनली इनहैबिटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ बीन गिवन टू असम, सो वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस बाउंड्री। इस कारण से बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो गए असम और मेघालय के बीच में। ज़्यादातर जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो अगर आसाम साइड से देखे जाए तो आसाम कामरूप मेट्रो, कार्बी एंगलोंग एंड वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स असम साइड से, और मेघालय साइड से रिभोई, वेस्ट खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स असम के साइड से, 3 डिस्ट्रिक्ट मेघालय के साइड से, इन्हीं एरियाज में मेनली एरिया डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन असम एंड मेघालय। ओवरऑल देखा जाए तो देर आर 12 पैचेज ऑफ लैंड्स विच वेयर डिस्प्यूटेड बिटवीन असम एंड मेघालय। फिर साल 2022 में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा दोनों ने मिल करके फैसला किया कि ये जो असम और मेघालय के बीच में लैंड डिस्प्यूट है इसको फेज बाय फेज रिजॉल्व किया जाएगा। और फिर फेज 1 में 2022 में 6 एरियाज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए गए। टोटल 12 एरियाज रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं। ये जो भी 3 डिस्ट्रिक्ट असम से हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट मेघालय से, उसमें टोटल 12 पैचेज ऑफ लैंड्स या 12 एरियाज वेयर डिस्प्यूटेड। उनमें से 6 एरियाज का डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व किया गया इन 2022 इटसेल्फ। इसको कहा जा सकता है फेज 1 ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये जो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया विथ रिस्पेक्ट टू 6 एरियाज इन फेज 1, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ 5 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स। तो मेंस पर्सपेक्टिव से, एपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया उसमें क्या मुख्य प्रिंसिपल्स एग्री किए गए। 5 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स वेयर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, एथनिसिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, विलिंगनेस ऑफ पीपल एंड कॉन्टिग्यूटी विथ बॉर्डर। ये नहीं कि मेघालय के अंदर कुछ ऐसा छोटा सा पैच दे दिया असम को या असम के अंदर छोटा सा पैच दे दिया मेघालय को, ऐसा नहीं किया। बॉर्डर कंटिन्यूटी बनी रहे इसको भी ध्यान में रखा गया है इन दिस 5 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स। और इसके मदद से फेज 1 में 6 एरियाज रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गए, बट 6 एरियाज से रिलेटेड डिस्प्यूट अभी भी बाकी हैं। टोटल स्टार्टिंग में कितने थे? 12 एरियाज रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे। 6 एरियाज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स खत्म हो चुके हैं, 6 एरियाज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स अभी भी बाकी हैं। उसको फेज 2 में रिजॉल्व किया जाएगा इन फ्यूचर। अब जहाँ जहाँ पे डिस्प्यूट बाकी है वहाँ पे कभी कभार कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बिटवीन द लोकल इनहैबिटेंट्स, आपस में लड़ाई हो जाती है, क्लासेस ओकेजनली अकर। ऐसा ही एक कन्फ्लिक्ट हुआ हाल फिलहाल में जिसमें 1 पर्सन हैज़ बिन फाउंड डेड। अगेन न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको ये जो पूरी हिस्ट्री है असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट की, आई होप वो समझ आई होगी। Class on Assam Meghalaya border leaves villager dead. 44-year-old was killed on Thursday between class. तो द न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, ये याद नहीं रखना है। बट बॉर्डर डिस्प्यूट हिस्ट्री क्या है, क्या अभी तक प्रोग्रेस हुआ है, फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे अभी भी डिस्प्यूट बाकी है, वो आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सीधा सीधा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट एक फैक्चुअल आइडिया से रिलेटेड है। असम के बॉर्डर किस स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा लंबे हैं, किसके साथ छोटे हैं, उसके बेसिस पे ये प्रश्न है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज़ है, हंगरी बेस्ड राइटर लाज़लो क्रासनाज़ोरख्वाई हैज़ won 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल कमिटी ने इनको ये प्राइज़ देने से पहले इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, जो भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, उसको प्रेज करते हुए कहा कि हिज वर्क्स आर एपोकैलिप्स एज रेजिस्टेंस। अब एपोकैलिप्स एज रेजिस्टेंस, ये जो वर्ड एपोकैलिप्स एज रेजिस्टेंस है, इसका साहित्य की दुनिया में मतलब होता है कि ऐसी किताबें जो हमें मुसीबतों से डील करने में मदद करें, उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है एपोकैलिप्स एज रेजिस्टेंस। तो दिस वर्ड एपोकैलिप्स एज रेजिस्टेंस इन द लिटरेरी वर्ड मीन्स
बुक्स दैट हेल्प्स अस इन डीलिंग विद डिस्पेयर। तो इनकी किताबों को कहा गया है एपोकैलिप्स एज रेजिस्टेंस। हो सकता है ये वर्ड प्रीलिम्स में सीधा सीधा आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि पूछा जाएगा कि किसको मिला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2025। ये नाम याद रख लीजिएगा, हंगरी बेस्ड राइटर हैं। बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ में घुस गए तो वो ये भी पूछ सकते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के नाम भी पूछ सकते हैं। तो इनके दो इंपॉर्टेंट किताबें और उनका बेसिक थीम याद रखिएगा। हिज इंपॉर्टेंट वर्क मेलांकोली ऑफ रेजिस्टेंस 1989 में पब्लिश हुआ। इट पोर्ट्रेज अ सर्कस इन्वेडिंग ए टाउन। एक सर्कस के लोग नहीं, एक शहर पे अटैक कर दिया। दूसरी किताब है 1999 में वॉर एंड वॉर। इट इज़ अबाउट स्टोरी ऑफ अ मैन हु इन्वॉल्व्ड डेस्परेटली in an attempt to preserve manuscripts during war। इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक इंसान ने वॉर के दौरान भी जो डेस्परेट एफर्ट्स दिखाए हैं उसकी कहानी है इस किताब में, वॉर एंड वॉर में। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क भी उनके हम लोग याद करेंगे बिफोर प्रीलिम्स अगेन। आज देख लिया, इसके बेसिस पे एक छोटा सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू may सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। कल जो आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें तीसरा स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। दिस MOFs आर टिपिकली पोरस सॉलिड्स नॉट डेंसली पैक्ड। बाकी पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। PM कुसुम स्कीम, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओनली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगेन दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज 20 लाख का कंपनसेशन मिल सकता है मैक्सिमम, नॉट 50 लाख। एयरफोर्स डे से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।